हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वाशिका सौदन एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन के बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2। ये बुक राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो हमारी वीडियो रही है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 तक का डिस्कशन कर लिया है एंड हम लोगों ने चैप्टर 5 यानी कि हमारी जो पोएम है द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. कोलरिज, इसके हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो 10 स्टैंजाज है वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग के 10 स्टैंजाज आपके मिसिंग होंगे, अबाउट द पोएट मिसिंग होगा, एक प्रॉपर जो पोएम का इंट्रो है वो आपका मिसिंग होगा, तो ये वीडियो आपको ऐसा समझ नहीं आएगी। सो इससे पहले की जो हमारी वीडियो है यानी कि एस.टी. कोलरिज एंशिएंट मैरिनर पार्ट 1, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये है एंशिएंट मैरिनर का पार्ट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंजा 11 से। ओके, स्टैंजा 10 तक का डिस्कशन हमारे पास है जिसमें हमारे जो एंशिएंट मैरिनर है यानी कि ओल्ड मैरिनर और वेडिंग गेस्ट जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सो पूरी पोएम में जो है ये नरेटिव पोएम है, सो पूरी पोएम में जो है आपको यही दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे स्टैंजा। एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वाज tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings and chased us south along. Okay, so अभी क्या हुआ है, इससे पहले वाले स्टैंजा यानी कि 10th स्टैंजा में क्या था कि एंशिएंट मैरिनर जो है वो किसी को ढूंढ रहे थे एंड पास में एक वेडिंग हो रही थी एंड उसी पे उन्हें एक वेडिंग गेस्ट मिल जाता है। वो वेडिंग गेस्ट को अपने पास रोक लेते हैं एंड वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। वेडिंग गेस्ट अपोज करता है बट एंशिएंट मैरिनर को थोड़ा सा मिस्टीरियस एंड थोड़ा सा मैजिकल कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने वश में कर लेते हैं, वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं एंड द वेडिंग गेस्ट इज फोर्स्ड टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ द मैरिनर। ओके, सो इसके साथ वो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि एक शिप था जो कि अपने हार्बर से निकल गया है, वो सेल कर रहा है साउथ की तरफ एंड इसके आगे ये सीन आ जाता है कि अब क्या हुआ है कि जब वो सेल कर ही रहा होता है तब क्या होता है, अचानक से स्टॉर्म ब्लास्ट आ जाता है यानी कि स्टॉर्म आ जाता है या आप कह सकते हो तूफान आ जाता है। एंड अब ही कौन है यहाँ पे ही कौन है, ही जो है वो स्टॉर्म है। अब देखिए, स्टॉर्म ही हो सकता, कैन यू यूज ही फॉर समथिंग दैट इज नॉन लिविंग? नो, यू कांट। एक नॉन लिविंग थिंग के लिए आप ही प्रोनाउन नहीं यूज करोगे। नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वो होता है इट, बट इन्होंने ही बोला है उसे, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, सीधा सीधा स्टॉर्म को जो है वो पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसका पर्सोनिफाई कर दिया, एक इंसान की एक एट्रीब्यूट दे दिया उसे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, सब ये स्टॉर्म कैसा है, वो टेररस है यानी कि एक जैसे कि एक तानाशाह होता है वो उसकी तरह है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने क्या किया है, उसने जैसे एक ईगल होती है या एक बड़ी बर्ड होती है, वो अपने विंग्स से किसी को भी किसी छोटे से इंसेक्ट को या किसी भी छोटी सी चीज को वो अपने क्लॉज में फंसा के विंग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है। वैसे ही इस स्टॉर्म ने क्या किया, ये स्टॉर्म इतना ज्यादा टेररस था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इनकी जो शिप है उसे उठा के जो है वो साइड की तरफ, साउथ की तरफ जो है वो भगा दिया। साउथ की तरफ मतलब तूफान ने जो है इनको घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा करते हुए साउथ की तरफ वो लेके चला गया, इनको पहुंचा दिया साउथ पोल। साउथ पोल ये पहुंच गया, साउथ के एक्सट्रीम एंड पे पहुंच गया। आगे के लाइन्स पे, with sloping mast and dripping prow, as who pursued with yell and blow, still threads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. वो साउथ की तरफ ले जा रही थी। ठीक है, अब शिप से बचने के लिए जैसे आप किसी अपने दुश्मन से, अगर कोई आपका दुश्मन आपको चेस कर रहा हो, तो जैसे आप अपने दुश्मन से भागने के लिए भैया जल्दी जल्दी बहुत तेजी से भागते नहीं है एंड जब भाग रहे होते हो तो आपको क्या होता है, अगर लाइट आपके पीछे से पड़ रही है, आपके पीछे से लाइट पड़ रही है एंड आपके पीछे से आपका दुश्मन भागता हुआ आपके पास आ रहा है, तो क्या होता है, आपके दुश्मन की जो है शैडो आपके सामने पड़ती है। तो वैसे ही ये स्टॉर्म से बचने के लिए, स्टॉर्म से थोड़ा सा दूर भागने के लिए क्या किया, इन्होंने अपने शिप को भगाना शुरू किया। अब भागते हुए शिप के पीछे से जो है ऐसे लग रहा था कि उसका जो दुश्मन है यानी कि जो स्टॉर्म है वो इनके पीछे भागता हुआ आ रहा है, इनको चेस करता हुआ आ रहा है एंड ही कुड सेंस और द क्रूमैन, अब शिप में सिर्फ मैरिनर तो था नहीं, बहुत सारे लोग थे, द क्रूमैन कैन फील कि
कि उनका जो दुश्मन है यानी कि जो स्टॉर्म है वो उनका पीछा किया जा रहा है और स्टॉर्म की शैडो उनको दिख रही है। तो अब स्टॉर्म से बचने के लिए इन्होंने अपनी शिप को और तेज भगाया, जितनी तेज भगा सकते थे उतनी तेज भगाया। किस तरफ भगा रहे हैं? साउथ की तरफ भगा रहे हैं, ठीक है। साउथ एवी फ्लेड, साउथ की तरफ ऑलरेडी ये जा रहे थे, स्टार्टिंग में इन्होंने साउथ की तरफ से ही की थी एंड अभी भी ये आगे जो है साउथ की तरफ ही भागते चले जा रहे हैं स्टॉर्म से बचने के लिए। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। तो शैडो ऑफ द ऑफिस वो ये आपका इमेजिनरी है। इमेजिनरी यहाँ पे यूज किया कि भैया किस तरीके से एक जिस तरीके से एक दुश्मन आपका पीछा कर रहा होता है वैसा कुछ इमेजिन कराना चाह रहे थे आपको, ठीक है। और एक चीज इससे पहले वाले स्टैंजा पे यहाँ पे ये जो विंग्स वाली लाइन है यहाँ पे भी इमेजिनरी ही इन्होंने यूज की है, यहाँ पे भी इमेजिनरी यूज है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 13। स्टैंजा 13 हमारा आ जाता है, नाउ देयर केम both mist and snow and it grew wondrous cold and ice mast high came floating by as green as। सब क्या हो रहा है कि ये उससे बचने के लिए, स्टॉर्म से बचने के लिए ये साउथ की तरफ तो भागते चले गए, भागते हुए ये ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे बहुत ज्यादा मिस्ट और स्नो आ गई। अब आप ये समझिए अगर आप एक ही डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे, साउथ की तरफ आप कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप सीधा जाके पहुंच जाएंगे साउथ पोल। तो पोएट के साथ भी यही हुआ, मेरिनर के साथ भी यही हुआ कि वो शांति से एक ही डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली चलते चले जा रहे थे एंड ही एंडेड अप गोइंग टू साउथ पोल। साउथ पोल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी ज्यादा कोल्ड आपको मिल जाएगी, इतनी ज्यादा आइस आपको मिल जाएगी और बड़ी आइस मिल जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लीजिए कि हम लोग साउथ की तरफ जा रहे थे, वी फ्लेड साउथ। अब एक पॉइंट आ गया जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा मिस्ट और स्नो दिखनी शुरू हो गई एंड अचानक से जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था, ठीक है। जब वो अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में कुछ ऐसा फिगर पढ़ा होगा, ऐसा एक फिगर आपने पढ़ा होगा जिसमें ये हो जाता है हमारे पोल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, फिर बीच में आ जाता है हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हमारा टेम्परेट रीजन। तो इन्होंने भैया यहाँ से कहीं से शुरू किया था, यहाँ से कहीं से शुरू किया था। इक्वेटर पे आए तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, थोड़ा और नीचे आए यहाँ पे भी गर्मी है, यहाँ आए तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ बट गर्मी ही थी, ह्यूमिड एरिया था। अब ये पहुंच गए साउथ पोल, तो यहाँ पे तो अचानक से जो है गर्मी से या अचानक से ठंडी पे आ गए, आइस या कोल्ड टेम्परेचर पे ये सडनली आ गए। सो थोड़ा सा मतलब शिप की बात हो रही है तो थोड़ा सा जो साइंस है, ज्योग्राफी है वो यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। लिटरेचर है ये सब इंक्लूड करना नहीं चाहिए बट फॉर द बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये इंक्लूड कर। सो अब ये साउथ पोल में पहुंच चुके हैं एंड अब क्या हो रहा है कि इन्हें आइस कैसी देखने को मिल रही है, छोटी मोटी आइस नहीं, जितना ऊंचा जितना लंबा इनका शिप का मास्ट है। मास्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शिप का एक पोल होता है जहाँ पे सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं, उसको मास्ट कहा जाता है। तो जितना बड़ा इनका मास्ट है उतने बड़े बड़े आइस इन्हें देखने को मिल रहा है, यानी कि इनको आइसबर्ग्स बहुत बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आसपास फ्लोट कर रहे हैं एंड ये भी ग्रीन और एम्ब्रल कलर के हैं। एम्ब्रल जैसे एम्ब्रल ग्रीन होता है वैसे ही ये भी ग्रीन है। इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस लास्ट लाइन है हमारी, कौन सी है जल्दी से बताइएगा? ये है हमारी सिमिली। एज लगा हुआ है, एज ग्रीन एज। सो अगर आपको कहीं पे भी एज स्वीट एज ब्राइट एज ग्रीन एज दिख जाएगा तो शांति से आप बोल दीजिएगा सिमिली है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिमिली है। जैसा एक एमरल्ड होता है वैसे ही वो ग्रीन कलर में है। अब हम चलते हैं हमारे स्टैंजा 14। सो स्टैंजा 14 क्या है? एज थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स descend a dismal, nor shapes of men nor beast we ken, the ice was all between। तो अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो स्नोई क्लिफ्स हैं यानी कि जो आइसबर्ग्स हैं, साउथ पोल में आपको आइसबर्ग्स ही देखने को मिलेंगे। सो ये जो आइसबर्ग्स हैं ये और बढ़ते जा रहे थे, मतलब वो डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहे, वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते चले जा रहे हैं। ही इज नॉट चेंजिंग इज डायरेक्शन, सो कंटिन्यूसली साउथ डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, तो वो साउथ पोल के और करीब होते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये आइसबर्ग जो है ये हमें और फ्रीक्वेंट दिखते जा रहे हैं, और ज्यादा दिखते जा रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं एंड ये बात हमें परेशान कर रही है। ये बात हमें अब जो है धीरे धीरे करके परेशान करना शुरू कर रही है, क्योंकि अभी तक इतना लंबा सफर हम तय कर चुके हैं, इतनी देर से हम इस एरिया में एंड हमें ना कोई इंसान देखने को मिला है, ना ही कोई बीस देखने को मिला है। हर जगह सिर्फ हमें आइस ही आइस देखने को मिल रही है। आइस वॉज ऑल बिटवीन, सिर्फ आइस ही देखने को मिल रही है। अब साउथ पोल में ऑब्वियसली पोलर एरिया है, अंटार्कटिका में आपको इंसान तो देखने से रहे, बीस्ट भी आज सच आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साउथ पोल में बहुत
कम एनिमल्स है जो साउथ पोल में पाए जाते हैं। तो ना ही उन्हें कोई इंसान दिख रहा है, ना ही उन्हें कोई जानवर दिख रहा है। ये है स्टैंजा 14। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। द आइस वाज हियर, द आइस वाज देयर, द आइस वाज ऑल अराउंड, इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोड एंड हाउल्ड like noises in the sound. So अब ice was here, ice was there, ice was all around, ये दोनों लाइंस मिला के जो है लिटरेरी डिवाइस हो जाती है आपकी रेपिटेशन। रेपिटेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रेपिटेशन है ये, ओके। एंड ये ग्राउल्ड, रोड और हाउल्ड, ये जो आपका ये लाइन है, इट क्रैक्ड, ये वाली लाइन, थर्ड लाइन हमारी, ठीक है, ये हमारा हो जाता है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। आई थिंक ये लास्ट में मेरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। रिपीटेशन क्या हो रहा है? आइस वाज एयर, आइस वाज देयर, आइस ऑल अराउंड, आइस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है जस्ट टू एम्फसाइज की कितनी ज्यादा आइस थी। यहाँ पे भी आइस है, वहां पे भी आइस है, हमारे चारों तरफ क्या है? आइस है, बर्फ है, साउथ पोल का एरिया है, अंटार्कटिका एरिया है, आइसी दिखने की। ये बस रिपीटेशन का यूज होता है टू एम्फसाइज कि चीजें कितनी ज्यादा एक्सटेंट है या कितनी ज्यादा है। तो ये आपका आइडिया हो गया। तो ये दो लाइन्स में बस इतना ही बोला गया कि आइस जो है वो हर तरफ है, बहुत ज्यादा आइस है, और ये आइस क्या कर रही है? ये अलग अलग आवाजें निकाल रही है। इट क्रैक्ड, इट ग्राउल्ड, इट रोड, इट हाउल्ड। तो जब आइसबर्ग टूट रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे छोटा सा क्लिप देख सकते हैं कि जब ग्लेशियर्स या आइसबर्ग्स टूट रहे होते हैं तो वो बहुत अलग अलग आवाजें बना। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि वो टूट रहे थे, मतलब आइसबर्ग्स टूट रहे हैं, ग्लेशियर्स जो है वो पलट रहे हैं, ये सारी आवाजें जो है वो उनको सुनाई दे रही है। एंड दिस these noises are scaring him to some extent. ये बस ये स्टैंजा सिर्फ आपको इतना दिखाने के लिए है कि कितनी ज्यादा आइस है वहां पे, ओके, कितना ज्यादा बर्फीला एरिया है। तो वो आपको आइडिया मिल गया। भैया साउथ पोल है, साउथ पोल पे आपको आइस ही मिलनी है। आगे की लाइन्स देखते हैं। At length that cross an albatross through the fog it came, as it had been a Christian soul, we hailed it इन गॉड्स नेम। एल्बेट्रॉस एक तरीके का मिस्टिक क्रीचर है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में इसका यूज होता है। एक मिस्टिक क्रीचर है ये, जिसका क्रिश्चियनिटी में सिंबलाइजेशन होता है पॉजिटिविटी से, होपफुलनेस से एंड गुड ओमेन से। गुड ओमेन की अब कुछ अच्छा होगा। मिस्टिक भी नहीं है ये, एक आप कह सकते हो एक सी बर्ड है, ठीक है, मिस्टिक भी नहीं है, एग्जैक्टली मिस्टिक भी नहीं है, बट इस पोएम में उसका सेंस मिस्टिकल है। एक सी क्रीचर है या एक सी बर्ड है ये, एंड इस पोएम में जो है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो मिस्टिकल दिखाया गया। एंड ये कैसे आई है? ये एक क्रिश्चियन सोल की तरह आई है। अब पूरा देखते हैं कि अचानक से जो है हर जगह उनको मिस्ट है, हर जगह उन्हें आइस देखने को मिल रही है। अचानक से इसी मिस्ट के बीच में क्या हो रहा है? एक एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस बहुत बड़ी बर्ड होती है, आप गूगल करके देखिएगा, उसकी विंग्स जब आप देखोगे वो बहुत बड़ी होती है। एक एल्बेट्रॉस इनके पास आया है फॉग के बीच में से, एंड वो ऐसे आया जैसे कि भगवान ने उसे भेजा हो हमें बचाने के लिए। एंड हम सब ने जो है जितने भी क्रूमैन थे, वी यहाँ पे कौन है? वी आर द क्रूमैन्स जो उस शिप में थे, एंशिएंट मैरिनर की शिप में थे उस टाइम। जो स्टोरी बता रहा है, स्टोरी में जो शिप थी उसके क्रूमैन है भी। एंड उन सब ने क्या किया? उन सब ने भगवान का नाम लिया, उन सब ने जीसस का नाम लिया, ठीक है, दे प्रेड फॉर जीसस की उन्होंने। ये हो गया हमारा स्टैंजा 16। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। हमारा स्टैंजा 17 है। It ate the food it never had, and round it flew. The ice did split with a thunder fit. The helmets sheared us through. Helmsman ये वो इंसान है जो शिप को स्टेयर कर रहा होता है, शिप को चला रहा होता है, शिप को कंट्रोल कर रहा होता है, स्टेयर या कंट्रोल कर रहा होता है, स्टेयर्स और कंट्रोल्स द शिप, ठीक है। वो इंसान जो शिप को कंट्रोल कर रहा है, शिप को चला रहा है, वो है हेल्मसमैन। अस कौन है? अस क्रूमैन है, शिप पे जितने भी लोग हैं उन वो सब क्रूमैन या फिर पीपल ऑन द शिप, ठीक है, उस शिप पे जितने भी लोग हैं उन सब की बात हो रही। अब देखते हैं लाइंस। तो लाइंस क्या है कि भैया ये जो एल्बेट्रॉस है इसने ऐसा खाना खाया। इट भी देख लो भैया क्या है, ये एल्बेट्रॉस है, ठीक है, एल्बेट्रॉस को उन्होंने इट बोला है, ठीक है, एनिमल है, उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते तो इट ही होगा। तो एल्बेट्रॉस ने अब ऐसा खाना खाया जो उसने कभी नहीं खाया। एल्बेट्रॉस सी क्रीचर है साउथ पोल के साइड पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने इंसानों का खाना नहीं खाया होगा। एंड शिप, ये जो क्रू मैन थे, ये जो शिप पे रहने वाले लोग थे, इन्होंने उसे अपना खाना दिया था जो इंसानों का खाना था वो। तो इस एल्बेट्रॉस ने वो खाना खाया जो उसने कभी नहीं खाया था। एंड वो क्या करता? शिप के आसपास ही घूमता रहता, राउंड एंड राउंड वो उड़ता रहता, ठीक है। एंड उसमें भी क्या था
कि अचानक से इस अल्बाट्रॉस के आने के बाद से उनके लिए चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी होने लगी। जो आइस थी जहाँ पे वो पूरी तरीके से अटक गए थे कि हर जगह आइस है भैया अब कहाँ जाए, ये आइस जो है अचानक से टूटने लगी, उनके सामने से हटने लगी एंड इनके जो हेल्प्समैन थे, जैसे ही ये जो आइस थी वो हटने लगी, अलग-अलग होने लगी, जो हेल्प्समैन था उसने क्या किया, उसने शिप को तुरंत उस आइस से निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गई, ये जो हमारा लास्ट स्टैंज़ा था, इसमें ये आपका मेटाफर है कि अल्बाट्रॉस को जो है उन्होंने क्रिश्चियन सोल कहा है। मेटाफर है ये, अल्बाट्रॉस को क्रिश्चियन सोल किससे कह रहा है कि अल्बाट्रॉस जो है वो एक क्रिश्चियन सोल है, तो ये आपका मेटाफर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। आगे की लाइन्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर हमारा आ जाता है, एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड द अल्बाट्रॉस दैट फॉलो एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मेरिनर्स हॉलो। मेरिनर, उनकी जो शिप थी उसकी बात हो रही है, मेरिनर्स हॉलो जो शिप है उसकी बात। अब अचानक से मैंने जैसे कहा कि ये अल्बाट्रॉस के आने के बाद उनके साथ हर चीज अच्छी होने लगती है, क्रिश्चियनिटी में इसको गुड ओमेन माना जाता है। तो अब मेरिनर के साथ भी अच्छी चीजें होने लगी, आइस जो है अचानक से टूटने लगी। इस लाइन में जो है ये अचानक से साउथ विंड चलने लगी, पीछे से हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से हमारी शिप जो है वो एक सही डायरेक्शन में वापस जाने लगी। अब जब सब एक सही डायरेक्शन में जाने लगी तो ये अल्बाट्रॉस जो है वो उन्हें फॉलो करने लगा एंड हर रोज क्या करता, वो इनके पास आता, खाने के लिए भी आता, खेलने के लिए भी आता। शिप के आसपास ही वो रहता है, शिप के आसपास वो आता, खाने के लिए भी आता, इनके साथ खेलने के लिए भी आता एंड वो बार बार ये मेरिनर के पास आता रहता, मेरिनर की शिप के पास आता रहता। वो आगे की लाइन से एंड आप कह सकते हैं ये जो लास्ट स्टैंजा था ये शो करता है कंपैशन को कि मेरिनर कितना अच्छा इंसान था कि वो एनिमल्स को भी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उन्हें अपना खाना दे रहा है विथ नोइंग द फैक्ट कि भैया हम सी में हैं एंड पता नहीं खाना हमें आगे कब मिले, स्टिल जो है वो मेरिनर के साथ, सॉरी एल्बाट्रॉस के साथ जो है वो अपना खाना शेयर कर रहे हैं। इन मिस्ट और क्लाउड और मास्ट और श्राउड पेयर्ड for vapors nine, whilst all the night through fog and smoke white glimmered the white moonshine. ये again vapors night, वेपर्स नाइन क्रिश्चियनिटी में एक वो आर है, ठीक है, इवनिंग का वो आर है जब वो लोग अपनी इवनिंग प्रेयर्स करते हैं, जब क्रिश्चियंस अपनी इवनिंग प्रेयर्स करते हैं उसको वेपर्स नाइन बोला जाता है। अब इसके साथ क्या हुआ कि इट यहाँ पे कौन है, इट फिर से एल्बाट्रॉस है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एल्बाट्रॉस है जब बहुत ज्यादा थक जाता था या जब वेपर्स नाइन यानी कि इनके प्रेयर का टाइम आ जाता था या बहुत ज्यादा मिस रहता था, तब वो क्या करता था, वो तो या तो वो शिप की जो मिस्ट होती है, मास्ट होता है, उस पे जाके बैठ जाता था, या तो जो उनका जो श्राउड एरिया था, लाइक जहाँ पे शिप पे एल्बाट्रॉस को बैठने की जगह मिल जाती थी, वो प्रेयर के टाइम पे आके इनके पास बैठ जाता था, ठीक है। अब लास्ट की 2 लाइन्स में उन्होंने आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसे दिखाया कि रात में क्या होता था, रात में हर जगह फॉग होती थी एंड वो फॉग एकदम सफेद दिखती थी, इतनी ज्यादा फॉग होती थी कि पूरी तरीके से व्हाइट हमें दिखता था, हमें और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ व्हाइट फॉग रात में हमें दिख रही होती थी एंड कभी कभी मून लाइट की वजह से चमकता हुआ व्हाइट हमें लगता था कि वहां पे कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ग्लिमर्ड व्हाइट, ग्लिमर्ड द मून शाइन, ठीक है। सो कुछ चमकता हुआ हमें दिख रहा है बट हमें मून नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा फॉग है, इतना ज्यादा फॉग है, इतना ज्यादा मिस्ट है वहां पे। तो ये है स्टैंजा 90। अब हम आ गए हमारे पोएम के लास्ट स्टैंजा। गॉड सेव thy ancient mariner from the phrase that plague thy thus. Why look thou so? With my crossbow I shot albatross. अब यहाँ पे ये कोट्स आ गए, कोट्स का मतलब है ये किसी ने कहा है। अभी तक तो जो हमारे एंशिएंट मेरिनर थे वो बोल रहे थे, बट ये जो 3 लाइन्स है जो कोट्स में है, जहाँ पे मैं मार्केशंस डाल रही हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो 2.5 लाइन्स है, ये लाइन्स वेडिंग गेस्ट ने बोली है, ओके। ये 3 लाइन्स जो है ये वेडिंग गेस्ट ने बोली है एंड लास्ट की ये जो लाइन्स है ये लाइन अगेन बोली है एंशिएंट मेरिनर ने। सब क्या हो रहा है, अब ओवरऑल स्टोरी बताते बताते स्विच हुआ हल्का सा, प्रेजेंट टेंस में आ गए, प्रेजेंट टाइम में आ गए हम लोग एंड हमारा जो वेडिंग गेस्ट है वो देखता है कि एंशिएंट मेरिनर थोड़ा सा परेशान दिखने लगा है। अब वो तो वो पूछता है कि वो एक्चुअली कह रहा है कि भगवान तुम्हें बचाए एंशिएंट मेरिनर, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीजें तुम्हें परेशान कर रहे हैं, भगवान उससे तुम्हें बचाए। और आगे वो पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, वाई लुक्स thou so, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, भगवान तुम्हें
जो भी परेशानी उससे तुम्हें बचाए एंड तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। एंड इसके बाद हमारा जो एंशिएंट मेरिनर है वो कहता है विथ माई क्रॉसबो आई शॉट द एल्बेट्रॉस, मैंने अपनी क्रॉसबो से उस एल्बेट्रॉस को मार दिया। अब क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, वो आप पूरी जो पोएम पढ़ोगे उसमें भी नहीं गिवन है कि क्यों मारा है। अभी तो आपके कोर्स में सिर्फ बुक 1 है जिसका डिस्कशन इसी लाइन के साथ हमारा खत्म हो जाता है। बट जब आप इसके आगे की बुक्स भी पढ़ोगे, मैंने कहा इसकी टोटल 7 पार्ट्स है, ठीक है। तो जब इसके आगे की आप स्टोरी पढ़ोगे, इसके आगे की जब आप नरेटिव पोएम पढ़ोगे, उसमें भी कहीं पे दिया नहीं है कि एंशिएंट मेरिनर ने एल्बेट्रॉस को क्यों मारा, ठीक है। इसके आगे जैसे बुक 2 अगर आप रीड करना स्टार्ट करोगे तो उसमें आ जाएगा कि एल्बेट्रॉस के मरने के बाद क्या होता है। तो वो एक पूरा एक अलग सेगमेंट आ जाएगा, वो पूरी एक अलग बुक आ जाएगी, अलग पूरी पोएम आ जाएगी, वो आपके कोर्स में नहीं है। सो हमारा डिस्कशन इसी के साथ खत्म हो जाता है दैट आई शॉट एल्बेट्रॉस, कि एंशिएंट मेरिनर ने जो है एल्बेट्रॉस को मार दिया। एंड इसी डिस्कशन के साथ मैं हमारी इस वीडियो को, हमारे एक्सप्लेनेशन को, हमारे डिस्कशन को यहीं पे रोकती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसा डिस्कशन आगे और चैनल पे अपलोड होता रहेगा। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ या ई बुक वर्जन चाह रहे हैं तो वो आपको गूगल प्ले बुक से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।